नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार और ग्रामर के एक और वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हम फ्यूचर में कोई एक्शन या फ्यूचर में कोई एक्टिविटी घटित होने जा रही है, अर्थात फ्यूचर में कोई एक्शन होने वाला है या फ्यूचर में कोई एक्टिविटी होने वाली है, इस चीज़ को बताने के लिए पहले के कुछ वीडियोज़ में हमने कुछ तरीक़ों के बारे में सीखा था। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हम कई तरीक़ों का यूज़ करते हैं। जैसे हम विल का यूज़ करते हैं, बी गोइंग टू का यूज़ करते हैं, इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम बी प्लस टू इन्फिनेटिव का यूज़ भी करते हैं, बी अबाउट टू का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम पिछले कुछ वीडियोज़ में सीख चुके हैं। इस वीडियोज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में सीखेंगे जिनके द्वारा हम यह बता सकते हैं कि निकट भविष्य में कोई काम होने वाला है। तो इस वीडियोज़ में हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस के बारे में भी सीखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में भी सीखेंगे और कुछ क्रियाओं के बारे में भी सीखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिसके साथ हम जिनके द्वारा हम अपनी इंटेंशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसी इंटेंशन जो फ्यूचर में इफेक्टिव होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो फ्रेज है वो है बी ऑन द वर्ज ऑफ। ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसका यूज़ करके हम ये बता सकते हैं ये कोई चीज़ फ्यूचर में होने वाली है। जैसे दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है द चाइल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ठीक है, तो इस सेंटेंस का मतलब है कि दे आर ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स। इसका मतलब है कि वो डिवोर्स लेने वाले हैं, अर्थात क्या निकट भविष्य में क्या होने वाला है कि उन दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला है। तो हमने यहाँ पे देखिए बी ऑन द वर्ज ऑफ ये फ्रेज यूज़ की है। ठीक है, इसी प्रकार से द चाइल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स, अर्थात बच्चे की आंखों में आंसू। द चाइल्ड इज ऑन द वर्ज ऑफ के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में कोई चीज़ घटित होने वाली है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरी फ्रेज है वो है ऑन ब्रिंक ऑफ। ठीक है, ऑन द ब्रिंक ऑफ, बी ऑन द ब्रिंक ऑफ। इसके द्वारा भी जो है हम फ्यूचर ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में कोई काम, जैसे डॉक्टर्स आर ऑन द ब्रिंक ऑफ आउट क्योर फॉर दिस डेडली डिजीज। डॉक्टर्स आर ऑन दिस डेडली डिजीज है वो इस घातक जो बीमारी है, इस घातक बीमारी का इलाज निकट इस ये क्या पता लगा उस भी है। तो इस तरह से हम जो है वो है ऑन द पॉइंट ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज हमारे पास ये है बी ऑन द पॉइंट ऑफ। तो इसका एग्जांपल हम लेते हैं द पुलिस इज ऑन द पॉइंट
ऑफ सॉल्विंग द केस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए बी ऑन द पॉइंट ऑफ, द पुलिस इज़ ऑन द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग द केस। इसका मतलब भी यही है कि जो पुलिस है वो इस मामले को सॉल्व करने वाली है, अर्थात निकट भविष्य में क्या होने वाला है कि कोई मामला है, कोई केस है, उसकी सॉल्यूशन मिलने वाली है। ठीक है, तो इस तरह से बी ऑन द पॉइंट ऑफ, इस फ्रेज़ का यूज़ भी जो है ये बताने के लिए किया जाता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी तक हमने 3 फ्रेजेस के बारे में सीखा है, ऑन द वर्ज ऑफ, ऑन द पॉइंट ऑफ, और एक ये एक तीसरी फ्रेज थी हमारे पास ऑन द ब्रिंक ऑफ। ठीक है, ऑन द ऑफ। ठीक है, ये 3 फ्रेजेस थी और तीनों से पहले जो है हम क्या यूज़ करते हैं, बी। बी की फॉर्म कौन सी यूज़ करते हैं, इज, एम, आर, ये प्रेजेंट के लिए होती है, और वाज, वर, ये पास्ट के लिए होती है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें सीखने की, वो ये है कि तीनों ही फ्रेजेस अगर हम यूज़ करेंगे तो इनके बाद जो है या तो नाउन यूज़ करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हमने ऑन द पॉइंट, ये यहाँ पे बी ऑन द पॉइंट ऑफ यूज़ किया, तो यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब कैसी है, प्लस इसमें आईएनजी लगा हुआ है। तो अगर आप वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके साथ आईएनजी लगाना है, अगर आप नाउन यूज़ करते हैं तो वो नाउन भी यूज हो सकता है। जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था, द चाइल्ड इज़ ऑन द वर्ज ऑफ टीयर्स। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बी ऑन द वर्ज है, बी ऑन द वर्ज ऑफ है, तो इसके बाद ये देखिए यहाँ पे नाउन है। ठीक है, तो इस तरह की जो छोटी छोटी बातें हैं उनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो फ्रेज है यहाँ पे ऑन द ब्रिंक ऑफ, इसका यूज़ तब किया जाता है जब फ्यूचर में हम मतलब कोई कोई फ्यूचर में होने वाली चीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है या एक्साइटिंग है या बहुत ही बुरी है। ठीक है, वेरी बैड। तो फ्यूचर में अगर कोई ऐसी चीज़ घटित होने वाली है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या हम कह सकते हैं एक्साइटिंग है, या हम कह सकते हैं वेरी बैड है। ठीक है, वेरी बैड है, तो हम इस फ्रेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाकी तीनों ही फ्रेजेस जो हैं, तीनों ही जो ये फ्रेज हैं, इनका यूज हम कर सकते हैं उस चीज़ को बताने के लिए जो फ्यूचर में होने वाली है। नेक्स्ट जो है वो है ड्यू टू। ठीक है, ड्यू टू प्लस इन्फिनिटिव, और एक हम यूज करते हैं ड्यू टू प्लस नाउन। ठीक है, तो ड्यू टू के बाद अगर हम इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे तो हम इसके द्वारा बता सकते हैं कि कोई चीज़, कोई मतलब भविष्य में कोई काम होने वाला है और वो किसी पर्टिकुलर टाइम पे होगा। ठीक है, ड्यू टू और इसके बाद इन्फिनिटिव का यूज़ करके हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है और वो काम एक पर्टिकुलर टाइम पे होने जा रहा है। जिससे मैं एक एग्जांपल लिखूँ तो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज ड्यू टू रिटायर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिखा, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज़ ड्यू टू रिटायर नेक्स्ट ईयर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कंपनी का जो डायरेक्टर है वो नेक्स्ट ईयर जो है रिटायरमेंट लेगा। तो यहाँ पे देखिए ड्यू टू का इस्तेमाल किया गया है।
ड्यू टू के बाद हमें ये बताया, हाँ, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कोई पर्टिकुलर मतलब ये जो है इसके बाद ड्यू टू के बाद जो एक्शन होगा, ये एक्शन है यहाँ पे, तो ये जो एक्शन है ये एक पर्टिकुलर टाइम पे होगा, और पर्टिकुलर टाइम कहाँ पे, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो ड्यू टू प्लस इन्फिनेटिव के द्वारा भी हम ये बता सकते हैं कि फ्यूचर में कोई काम होने जा रहा है, लेकिन इसका यूज हमेशा मतलब कोई चीज़ फ्यूचर में कोई पर्टिकुलर टाइम पे होने जा रही है उसको बारे में बताने के लिए हम करते हैं। अगर हम ड्यू टू के बाद नाउन का यूज़ करते हैं तो इससे हम यह नहीं बता सकते कि फ्यूचर में कोई काम होने वाला है, बल्कि यहाँ पे ये एक रीज़न की तरह काम करता है। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू हिज मिसबिहेवियर द कंपनी dismissed him from his services। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ड्यू टू हिज मिसबिहेवियर, यहाँ पे ड्यू टू के बाद में ये देखिए नाउन है। ठीक है, तो ड्यू टू के बाद जब नाउन यूज़ किया गया तो इसका मतलब क्या है कि इस नाउन की वजह से, अर्थात इसके मिसबिहेवियर के कारण, तो इसका मतलब क्या हो गया, के कारण। यहाँ पर ये रीज़न बता रहा है, उसके मिसबिहेवियर के कारण जो है कंपनी ने उसको उसकी सर्विसेज से डिसमिस कर दिया। तो ड्यू टू के बाद अगर आप इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं तो इससे पता चलता है कि फ्यूचर में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पे होने वाला है। अगर आप ड्यू टू के बाद नाउन का यूज़ करते हैं तो इससे ये पता चलता है कि कोई कारण है जिसकी वजह से आगे कोई एक्शन है वो हुआ। ठीक है, तो ड्यू टू के बाद अगर नाउन लगाएंगे तो रीज़न का बोध होगा इससे, और इसके द्वारा हम बता सकते हैं कि फ्यूचर में कोई काम किसी पर्टिकुलर टाइम पे होने वाला है। यहाँ पे कुछ मैंने वर्ब्स लिखी हैं ये, ठीक है, ये कुछ वर्ब्स लिखी हैं मैंने। इन वर्ब्स के बाद हम टू इन्फिनेटिव लगा के अपने इंटेंशन को बता सकते हैं। इन वर्ब्स के बाद ये जो वर्ब लिखी है यहाँ पे, इनमें एक और वर्ब और शामिल हो सकती है, गारंटी। ठीक है, इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, गारंटी। ठीक है, तो ये वो वर्ब्स हैं जिनके साथ हम जो है टू इन्फिनेटिव का यूज़ करके हम अपने इंटेंशन को जाहिर कर सकते हैं। वो इंटेंशन जो फ्यूचर के लिए है। ठीक है, मतलब फ्यूचर में हम चाहते हैं कि ऐसा हो, ऐसा होगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, वी गारंटी टू refund your money if you are dissatisfied with the computer। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिखा, वी गारंटी टू रिफंड योर मनी इफ़ यू आर डिससेटिस्फाइड विद द कंप्यूटर। यहाँ पे गारंटी देखिए, गारंटी वर्ब है, इसके बाद ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर मेरा इंटेंशन बताया जा रहा है कि मेरा इंटेंशन क्या है। इंटेंशन क्या है कि अगर तुम इस कंप्यूटर से डिससेटिस्फाइड हुए
तो हम तुम्हें जो पैसा है, तुम्हारा मनी है, उसको रिफ़ंड करने की गारंटी देते हैं। अर्थात हमारी इंटेंशन है कि हम आपका जो मनी है वो रिफ़ंड कर देंगे। तो यहाँ पे ये वर्ब है, इसके बाद हम टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। तो ये जो है, ये इतना स्ट्रक्चर हम जो है फ्यूचर में, भविष्य में अपने इंटेंशन बताने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिसके बाद आप टू इन्फिनेटिव लगा के फ्यूचर में अपनी जो फ्यूचर में आपकी क्या इंटेंशन रहेगी उस इंटेंशन को बता सकते हैं। ये वर्ब, ये वर्ब, ये एक ये वर्ब है और एक ये नहीं है, सॉरी, एक ये वर्ब है। ठीक है, इन वर्ब्स के साथ अपनी इंटेंशन बताने के लिए, फ्यूचर की अपनी इंटेंशन बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल के साथ टू इन्फिनेटिव भी यूज कर सकते हैं, या हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ भी हम टू इन्फिनेटिव का यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आई एम टू विजिट मुंबई बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, आई एम टू विजिट मुंबई बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अब इसका मतलब क्या है कि महीने के अंत तक मेरा मुंबई विजिट करने का इरादा है। मतलब मैं अभी इंटेंशन बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एम है, देखिए एम है ना, और ये वर्ब यहाँ पे थी एम, तो इसकी ये वर्ब है यहाँ पे। इसके बाद हमने देखिए टू इन्फिनेटिव यूज़ किया है यहाँ पे। तो पहली चीज़ तो ये है कि हमने इस वर्ब, इन वर्ब्स के साथ हम जब टू इन्फिनेटिव यूज़ करते हैं तो हम अपने फ्यूचर के लिए हमारी इंटेंशन क्या है उस इंटेंशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो इंटेंशन है। दूसरा, इंटेंशन बताने के लिए, मतलब फ्यूचर की इंटेंशन बताने के लिए इन वर्ब्स के साथ जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं ये, ठीक है, ये मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये वर्ब, इन वर्ब्स के साथ आप जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ टू इन्फिनेटिव भी लगा सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनेट के साथ भी टू इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। तो आप ये जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है यहाँ पे एम ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एम एमिंग टू विजिट मुंबई बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से कुछ फ्रेजेस के यूज़ करके हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स देखी जिनका यूज़ करके हम फ्यूचर की जो है हमारे इंटेंशन क्या है वो बता सकते हैं, और हम फ्यूचर में क्या होने वाला है उस चीज़ को भी बता सकते हैं। तो हमने बाय द वर्ज ऑफ, बी द वर्ज ऑफ, बी ऑन द वर्ज ऑफ, बी ऑन द ब्रिंक ऑफ, बी ऑन द पॉइंट ऑफ, ठीक है, और ड्यू टू, और उसके अलावा एक और रह गया वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक और वर्ब, एक और भी तरीका है इसका जो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे, तो वो है, एक इतना ही मिटा लेते हैं, इतने से काम चल जाएगा। एक और भी होता है जैसे बी सेंट टू, ठीक है, इसका हम यूज़ तब करते हैं जब फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई चीज़ रेडी है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे द बुक इज सेट टू बी ए ग्रेट सक्सेस। ठीक है, हमने एग्जाम्पल लिखा, द बुक इज सेट टू बी ए ग्रेट सक्सेस। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बुक है ये एक बड़ी सफलता के लिए रेडी है। ठीक है, तो कोई चीज़ फ्यूचर के लिए बिल्कुल रेडी है, ऐसी चीज़ को बताने के लिए हम जो है इस यूज़ करते हैं, इस फ्रेज का। इसका मतलब ये है, द बुक इज़ रेडी टू बी ए ग्रेट सक्सेस। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फ्रेज है जिसका यूज हम फ्यूचर में क्या रेडी है बताने के लिए हम करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।